तो कैडर की कमी मुझे लोगों में दिखाई दी। लेकिन उनकी एक शिकायत भी आ रही थी कि बीएसपी के पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं कैडर करने के लिए। जो ईवीएम की धांधली वो भी बहुत बड़े स्तर पर हुई है। जो एक कम्युनिकेशन स्थापित होना चाहिए था बहन जी में या कार्यकर्ताओं में या पदाधिकारियों, उस कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिली है और उसी का नतीजा है कि इतनी भारी हार उत्तर प्रदेश में मिली है। पदाधिकारी अपने लोगों तक, अपने कार्यकर्ता तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, लोगों को जोड़ ही नहीं पा रहा है पार्टी में, तो किस आधार पर हमें वोट पड़ेगा। लेकिन जो हमारा एक गुप्त कैडर चलता है वो भी चलना चाहिए। देखिए गजेंद्र जी, पहले तो मैं समस्त देशवासियों को साहब मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत हताश भी हैं, निराश भी हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनावी परिणाम आए हैं उसने मन को बहुत बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और इसका जो सीधा सीधा अगर मैं कारण कहूँ तो कैडर की कमी मुझे लोगों में दिखाई दी। जिस तरह से हम जमीनी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट कर रहे थे, देखिए आम जो वोटर था वो बीएसपी के लिए ललायत था, बीएसपी के लिए टूट कर पड़ रहा था। लेकिन उनकी एक शिकायत भी आ रही थी कि बीएसपी के पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं कैडर करने के लिए। तो एक बहुत बेसिक समस्या इस चुनाव में हमें देखने को मिली है। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार या मैं कहूँ योगी सरकार या भाजपा पूरी, उसका पुरजोर विरोध हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बन रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसका सीधा सीधा कारण मैं कहूंगी कि ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम में जिस तरह से एक सेटअप हुआ है पूरी तरह से कि सपा को इतनी सीटें गई हैं और भाजपा को इतनी गई हैं और बीएसपी को मात्र एक सीट है। आपने ईवीएम का मिथ्या बना लिया, बस कुछ है नहीं, बस ईवीएम लेके आप लोग दौड़ रहे हो। देखिए नहीं, देखिए अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते हो और बस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हो। नहीं, देखिए गलती की जो बात है, मैंने कहा ना कैडर की कमी, लेकिन ईवीएम में भी हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। ईवीएम में जितने बड़े स्तर पर धांधली, अब देखिए उत्तर प्रदेश जो कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर जो दलित समाज का वोट बैंक है वो 22% है, और उसके बाद में जिस तरह से ब्राह्मण आया उसका वोट परसेंट भी है। और उत्तर प्रदेश में इस बार चाहे कोई भी समुदाय हो, वो एक ही उम्मीद लगा रहा था कि अगर बहन जी इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर विकास होगा। उम्मीद आप हवा में लगा रहे थे। मीडिया दिन रात कह रहा था कि 10 से 12 सीट आ सकती हैं, कोई तो 1 से 2 दिखा रहा था। सच हो गई ना सारी बातें। देखिए वो बातें हवा में थे कि हम सरकार बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मीडिया दिखा रहा था, अब मीडिया कौन सा दिखा रहा था, वो मेन मीडिया था। आप भी धरातल पर थे, आप भी धरातल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप भी लोगों से जाकर राय ले रहे थे। तो आप मुझे खुद बताइए कि कितने लोग ये कह रहे थे आपसे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, अखिलेश को वोट देंगे। आप जाकर अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, आपने 100 लोगों से राय ली होगी, तो 100 लोगों में से 80 लोगों की राय ये निकल कर आई होगी कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। तो ईवीएम की भी धांधली को आप एक तरह से ठुकरा नहीं सकते। ठीक है, मैं पदाधिकारियों की गलती मानती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में ईवीएम की धांधली वो भी बहुत बड़े स्तर पर हुई है। बहन जी का कार्यकर्ताओं से दूर हो जाना कितना बड़ा। देखिए ये तो बेसिक सी हर कोई व्यक्ति कह रहा है, एक आम कार्यकर्ता, एक आम वोटर, यहाँ तक कि बड़े बड़े पदाधिकारी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक गैप बना है बहुत बड़ा, क्योंकि हम उस गैप को पाट नहीं पा रहे। चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा शीर्ष नेतृत्व हो, उसका दायित्व बनता है कि वो फीडबैक ले। और फीडबैक आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपके निम्न स्तर के पदाधिकारी, फीडबैक वहाँ से मिलेगा। लेकिन वो निम्न स्तर के पदाधिकारी आपके उच्च पदाधिकारी तक नहीं पहुँच पाते। जो एक कम्युनिकेशन स्थापित होना चाहिए था बहन जी में या कार्यकर्ताओं में या पदाधिकारियों, उस कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिली है, और उसी का नतीजा है कि इतनी भारी हार उत्तर प्रदेश में मिली है। बहन जी को कोऑर्डिनेटर प्रभारी जो फीडबैक देते हैं, ये किस आधार पे फीडबैक देते हैं बहन जी की कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है? कहाँ से लाते हैं ये सर्वे? कौन सा सैंपलिंग करते हैं ये लोग? देखिए जो ये फीडबैक मिलता है, सच्चाई है, कड़वी बहुत है, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग जाएगी, क्योंकि इनका जो फीडबैक होता है वो सिर्फ कुछ ही पदाधिकारियों का होता है। लेकिन धरातल पर जाकर हम जिस तरह से देख रहे हैं, पिछले मतलब 10 साल से मैं भी पार्टी से जुड़ी हूँ, मैंने भी देखा है कि जो मेरी विधानसभा है उसमें कोई लोग आके मुझसे संपर्क ही नहीं करता। हम घूम रहे थे, कार्यकर्ता मिलता ही नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुनता, विधानसभा अध्यक्ष कोई सुनता ही नहीं है। ये बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो सुनेंगे कहाँ से? मैं वही तो कह रही हूँ कि पदाधिकारी अपने लोगों तक, अपने कार्यकर्ता तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, लोगों को जोड़ ही नहीं पा रहा है पार्टी में। तो किस आधार पर हमें वोट पड़ेगा? ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमने सिर्फ 10 लोगों की टीम बना दी, जो भी हम समीक्षा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उस 10 ही लोगों से कर रहे हैं, जो भी भाषणबाजी हो रही है उस 10 लोगों के बीच में। लेकिन वो कभी ये सवाल नहीं करते कि आम जो वोटर है उसको आप जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे, और वो क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। इस पर आज तक कोई भी पार्टी का पदाधिकारी समीक्षा नहीं करता है। समीक्षा होती है तो सिर्फ इतनी कि मंथली मेंटेनेंस कितना आ रहा है, या कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, या कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। और हम यहाँ भी ये भी बहुत भारी कमी देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आते हैं, तो चुनावी माहौल में जिस तरह से जो बरसाती मेंढक होते हैं बहुत सारे निकल कर आते हैं चुनाव में, और चुनाव में जिस तरह से आते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो एक चेहरा बनाते हैं बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन अपना चेहरा चमकाकर फिर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं वोट
टिकट लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि अगर हम किसी भी प्रत्याशी को उतारें तो सबसे पहली प्राथमिकता जिस तरह से बीजेपी या आरएसएस करती है कि वो पहले अपनी आइडियोलॉजी देखती है कि टिकट लेने वाला व्यक्ति हमारी आइडियोलॉजी का है, हमारी विचारधारा का है या नहीं है, वो तभी टिकट देती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आइडियोलॉजी तो आपकी खत्म हो गई है ना। देखिए, आइडियोलॉजी खत्म नहीं हुई है बल्कि खत्म की जा रही है, खत्म नहीं हुई है। अब भी आज भी जो एक आम कार्यकर्ता है, आम वोटर है, ललायत है जी, हाथी नहीं गड़े से, तो आप देखिए यही आइडियोलॉजी आपकी। नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें उठापटक होती है, बहुत सारे फेरबदल होते हैं, लेकिन जो हमारा एक गुप्त कैडर चलता है वो भी चलना चाहिए। मैं स्वीकार कर रही हूँ जी, गुप्त कैडर चलना चाहिए जी। आपका जो थिंक टैंक था आपके पीछे, जो आपका बैकअप था, जो आपको फीडबैक देता था कि समाज क्या चाह रहा, वो तो आज खत्म है आपका। आप देखिए, आज पूरे देश में 22-23 वामसेवक बन गया और हर कोई अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहा है। अगर सबका जो स्वार्थ है, मैं कहूंगी कि समाज होता, देश होता या राष्ट्र होता। 22-23 को बनने की, देखिए, उनकी अपनी कमी रही है, क्योंकि हर व्यक्ति आज क्या चाह रहा है, हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरा नेतृत्व स्वीकार हो। क्योंकि जब तक हम नेतृत्व की लड़ाई को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम एक झंडे, एक डंडे और एक बैनर के नीचे आके काम नहीं करेंगे समान रूप से, समाज को प्राथमिकता देते हुए, अपने देश को प्राथमिकता देते हुए, जब तक भला नहीं होगा, जब तक आपके निजी स्वार्थ रहेंगे। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा आपने देखा, जितनी पार्टियां लड़ी, हर कोई ना कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई चल रहा था कि मैं नेता, मैं मुख्यमंत्री, मैं नेता, मैं मुख्यमंत्री। लेकिन ये चीजें देखिए समाज को कहाँ ले जा रही है। क्या साहब मान्यवर काशीराम जी ने कभी ये कहा कि मैं नेता हूँ? जी जी, कहते थे कि 10 साल से दरिया हम बिछा रहे हैं पार्टी के लिए, कोई हवाई जहाज से आता है, टिकट ले जाता है। देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पहले से चलती आ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि धरातल पर जो व्यक्ति लगातार 5 साल पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए काम करता है, रात दिन कैडर देने का काम करता है, कैडर तो खत्म हो गया, लेकिन जिस भी तरह से चाहे छोटी मीटिंग कर रहा है, नुक्कड़ मीटिंग कर रहा है, वो लगातार 5 साल काम करता है और एक उम्मीद रहती है कि जब चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उसको प्राथमिकता ना दी जाकर उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है जो पार्टी की विचारधारा को जानता भी नहीं है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो भी घट रहा है और उसका बहुत बड़ा खामियाजा अभी उत्तर प्रदेश में हमें झेलने को मिल रहा है। चुनाव में बने रहे, जितना दाव बहन जी ने ब्राह्मणों के लिए लगाया, ब्राह्मण सम्मेलन, तमाम सतीश मिश्रा जी को तमाम संसाधन दिए, हेलीकॉप्टर, सब कुछ दिया, क्या उसका कोई फायदा मिला पार्टी को? देखिए, फायदा तो बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन एक बात यहाँ पर हमें स्वीकारनी पड़ेगी। चाहे मैं यहाँ पर सतीश मिश्रा जी की बात करूँ या बहन जी की बात करूँ या फिर मैं सीमा कुशवाहा की बात करूँ, जब हम इनकी रैलियाँ देख रहे थे, इनकी सभाएं देख रहे थे, तो इनकी सभा में जो जन सैलाब उमड़ रहा था, अब मुझे ये नहीं पता कि वो जन सैलाब जी जन सैलाब कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी ला सकते हैं, सब जानते हैं। देखिए, नहीं, वो वोट में कन्वर्ट हो जाए वो सही नहीं हो सकता, ठीक है ना? नहीं, ऐसा देखिए, जो व्यक्ति वहाँ पर अपना पैसा खर्च करके आ रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो वोट नहीं देगा? आप ये कैसे, किस आधार पर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर अपना पैसा खर्च करके अपना समय लगा के आ रहा है और सुबह से लेकर शाम तक बहन जी के इंतजार में खड़ा है, वो कैसे कह सकते हैं कि वो वोट नहीं देगा? वोट पड़ा है, लेकिन वो वोट कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से डाइवर्ट किया गया है।